हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो सब चैप्टर है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उसको देखेंगे। और उसको हम कंपैरेटिवली जो इससे पहले वाला चैप्टर है हम लोगों का जो हमने म्युनिसिपल मेंबर्स के रिगार्डिंग किया था उसके साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम पंचायत एक्ट में कुछ इससे रिलेटेड प्रोविजंस होंगे उनसे भी कंपेयर करते हुए इस चैप्टर को सब चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है सेक्शन 43 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है ये वाला सब चैप्टर। और इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 43। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन 43 क्या कहता है। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो चुना जाएगा वो अटल सफरेज से चुना जाएगा। अटल सफरेज का मतलब जो भी जो एक एज को प्राप्त कर चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, वो सब वोट करेंगे और अपना जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कर सकेंगे। इस तरीके से ये बात जो है सेक्शन 43 में क्या रखी है। सरल बात है, कोई समझाने लायक नहीं है। सेक्शन 43 से +2 को देख लेते हैं कि आउटगोइंग मेंबर जो होता है, जो यानी बाहर जो मेंबर रिटायर होके जा रहा होता है, जिसकी टर्म पूरी हो चुकी होती है, अब वो बंदा जो है क्या री इलेक्शन के लिए क्या वो एलिजिबल होता है। तो ये जो है सब +2 यही कहता है कि हाँ, वो री इलेक्शन जो है उसका हो सकता है और वो एलिजिबल होता है। उसके लिए कोई बार नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन ना लड़ सके। इसी के तरीके से सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। सब क्लॉज 3 क्या कहता है। देखिए, इसमें इन्होंने एक बहुत ही एक स्मार्टनेस दिखाई है। इस सब चैप्टर में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ये चैप्टर है। इसमें क्या कर दिया है, बजाय इसको और लंबा बनाने के इन्होंने एक चीज इनकॉर्पोरेट कर ली है। ये कर ली है कहीं ना कहीं ऊपर दिए हुए चैप्टर से रिलेटेड जो चीज थी उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। मुटेंडो मुटेंटिस वो सारी चीजें जो हैं उस चैप्टर की यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी। तो वो जो चीजें हैं वो क्या हैं जो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ बता रखा है कि इलेक्शन से संबंधित चीजें हैं और इवन इलेक्टोरल ऑफेंस से संबंधित जो चीजें हैं मेंबर्स के रिगार्डिंग में जो बताई गई है कहीं ऊपर, वो एज इट इज यहाँ अप्लाई कर दी जाएंगी और उनको यहाँ रिपीट नहीं किया गया है इस चैप्टर में, सब चैप्टर में। तो ये एक्चुअली ये सब क्लॉज 3 में सारी की सारी बात ही कह रखी है इसमें। इसी के बाद सब क्लॉज 4 देख लेते हैं। सब क्लॉज 4 जो है वो क्या कहता है। तो सब क्लॉज 4 जो है वो इसकी बात करता है कि अगर जो आप ब्रॉडली ये कहता है कि एक आदमी दो जो है डेजिग्नेशन पे नहीं रह सकता एक साथ। ठीक है, ये बात करता है। तो देख लीजिए क्या क्या होता है। ये एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर की ही बात है कि एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो है क्या हुआ, एक जनरल इलेक्शन हुआ और एक बाई इलेक्शन हुआ। ये दो अलग अलग तरीके के इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन जब पूरी टर्म पूरी हो जाती है तब किया कराया जाता है और बाई इलेक्शन तब कराया जाता है जब बीच में कोई आदमी जो जो बीच में कोई मेंबर या प्रेसिडेंट उसकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन वगैरह हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है बाई इलेक्शन कराया जाता है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आई, इलेक्शन हुआ या बाई इलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, एक आदमी मेंबर भी था और वो क्या उसके बाद क्या था, वो प्रेसिडेंट भी बन गया साथ ही साथ। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, ये यहाँ सॉल्यूशन यहाँ बता रखा है कि अगर एक आदमी ऐसे दो पोजीशंस पे इलेक्ट हो जाता है तो उसकी छोटी वाली पोजीशन जो है यानी मेंबर की जो पोजीशन है उस पे उसको ये मान लिया जाएगा कि उसने सीज टू होल्ड द ऑफिस, उसने क्या सीज कर जाएगा कि वो उस अब वो मेंबर नहीं रहेगा। अब उसको क्या है, अब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसको प्रेसिडेंट बड़ा वाला पद उसका जो है रखा जाएगा और छोटे वाले में उसको सीज कर दिया जाएगा। तो यही एक एक्सेप्शन, यही एक जो ये कहता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी ये बताता है कि एक्सेप्ट ही शैल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49। तो सेक्शन 49 को छोड़ के वहां पे अगर जो कुछ इस तरीके से हो गया है तो वहां जो है इसको परमिशन होगी, जो भी इसको अलाउ कर रखा है उस चीज की परमिशन होगी। लेकिन यहाँ साफ मना कर दिया गया है कि यहाँ जो है ये आदमी जो मेंबर और प्रेसिडेंट दोनों एक साथ पोजीशन को नहीं होल्ड कर सकता। ये स्पेसिफिकली यहाँ पे कह दिया गया है सब क्लॉज 4। इसी के आगे हम देख लेते हैं जो सब क्लॉज जो इसके बाद सेक्शन है 43A, वो क्या कहता है। तो ऊपर वाला जो बात कह रखी है सेक्शन 43 में वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर की बात कह रखी है। ठीक है, यहाँ सेक्शन 43 में क्या कह रखा है कि इस म्युनिसिपैलिटी में भी कोई आदमी दो पद नहीं रख सकता है और इवन बाहर किसी लोकल अथॉरिटी में कोई दो पद दूसरा पद नहीं रख सकता है। तो यहाँ ये थोड़ी सी डिफरेंट बात कही गई है।
तो इसमें देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं कि या एक आदमी क्या है, इससे पहले में तो मेंबर और प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रखी थी कि ऐसे 2 पद नहीं रख सकता। इसी तरीके से यहाँ क्या रखा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 2 पद नहीं रख सकता है, ठीक है, एक म्युनिसिपैलिटी में। तो एक ये बात कह रखी है और एक अलग से इन्होंने एक और बात कह दी कि यहाँ भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी में हो और किसी अदर लोकल अथॉरिटी में भी कोई डेजिग्नेशन रखे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी का एक एक्सेप्शन दे रखा है इन्होंने, ये क्या रखा है कि एक एक्सेप्शन प्रोवाइजो के रूप में दे रखा है कि अगर ये ऐसी 2 लोकल अथॉरिटीज में चुन लिया जाता है और ये क्या है, किसी एक म्युनिसिपैलिटी में भी कोई पद रखे हुए हैं और दूसरी म्युनिसिपैलिटी में भी कोई पद रखे हुए हैं, अगर इस तरीके से अगर जो इसने कोई पद रखा हुआ है, और पद भी कौन सा, देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर नहीं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके का अगर जो उसने 2 पद एक साथ रखे हुए हैं, तो उसमें को इसको क्या है उसको छूट होगी किसी एक लोकल अथॉरिटी में से वो रिजाइन कर दे। इस तरीके का कंसेशन, इस तरीके की इसको छूट दे रखी है इस आपके सब क्लॉज 43A में, ठीक है। तो ये आप अगर कंपेयर करना चाहें ग्राम पंचायत में, तो वहां पे भी आपके सेक्शन 11 डी के आसपास कहीं कोई प्रोविजन था जिसमें साइमल्टेनियस पद रखने से मना किया गया था कि प्रधान जो है वो या मेंबर जो है वो साइमल्टेनियस पद नहीं रख सकते, ठीक है। तो वहां वहां सिर्फ प्रधान और मेंबर तक सीमित थी चीजें। यहाँ इवन एक नया आदमी आ गया है, वाइस प्रेसिडेंट, उस तक भी इसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि वहां पे भी होता तो उप प्रधान के लिए भी, लेकिन उप प्रधान का वहां पद हट चुका है 2007 में, 2007 में ही वो डेजिग्नेशन जो है वो डिलीट हो चुकी है। तो इसके बाद जो है हम सेक्शन पढ़ते हैं 43AA, ठीक है। तो ये सेक्शन 43AA जो है उसको देख लेते हैं। ये प्रेसिडेंट की कुछ क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं कि कब जो है प्रेसिडेंट चुनाव लड़ सकता है और प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ जो है क्वालिफिकेशंस हैं जिनको प्राप्त करना जरूरी है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या, इलेक्टोरल होना चाहिए वोट का। कहने का मतलब ये कि उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए जहां से वो लड़ रहा है। ऑफ कोर्स बिल्कुल समझ में आता है, ये तो किसी भी इलेक्टोरल रोल में जो होना, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। इसी के बाद सब क्लॉज बी में देख लेते हैं कि ये एज जो है 30 ईयर्स का हो जाना चाहिए, ठीक है। 30 ईयर्स इसकी मेच्योरिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, काफी बड़ा आदमी होना चाहिए, 30 ईयर्स तक का ही आदमी होना चाहिए, तभी ये जो है आपका म्युनिसिपैलिटी में प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अब इससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि वहाँ क्या एज है जो पंचायत में दे रखी है, वहाँ प्रधान की क्या एज है। तो वहाँ प्रधान की एज थी 21 ईयर्स, ठीक है। उसको इतना मैच्योर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना 18 साल से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि 30 साल का कोई जो है वयस्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से सब क्लॉज बी की बात कर रखी है। फिर जो है इसमें सब क्लॉज 2 देख लेते हैं, वो क्या कहता है कि उसके पास अगर जो ये प्रेसिडेंट किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन से सफर करता है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है 13D के तहत, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी ये जो है आपका प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो ये साफ साफ यहाँ बात कर रखी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए इस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन भी, चलिए एक और एक्सेप्शन भी दे रखा है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन है भी, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन इसके ऊपर किसी तरीके से लगा भी दी गई, लेकिन उसके बाद वो रिमूव कर दी गई या कहते हैं जो है सीज कर दी गई, हटा दी गई ये जो है, तो हाँ लड़ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट जो है वो फिर तो चुनाव लड़ सकता है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर जो वो रिमूव नहीं करी गई और वो सीज नहीं हुई है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट चुनाव लड़ नहीं सकता प्रेसिडेंट का, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं ये ट्रांसफर ऑफ पिटिशंस दे रखा है। तो ट्रांसफर ऑफ पिटिशन देखिए, ये एक्चुअली ये जो है आपका सेक्शन होना चाहिए था कि इसमें ये हमने 2-3 चैप्टर पहले एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्शन पिटिशन से संबंधित, ये एक्चुअली होना वहां चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये प्रेसिडेंट के चुनाव से रिलेटेड है तो इसको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग अगर जो इस चीज को अंडरस्टैंड करके चलें कि ये वाला इलेक्शन पिटीशन वाला जो है, ये जो आपका सेक्शन है यहाँ डाल दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पे इसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 2 पावर्स दे रखी है, एक हाई कोर्ट की पावर है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है। जो सब क्लॉज 1 है वो हाई कोर्ट की पावर की बात करता है और जो सब क्लॉज 2 है वो डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है।
तो देखिए सबसे पहले अगर इलेक्शन पिटीशन कोई फाइल हुई है, कहाँ फाइल होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये फाइल होती है कहाँ? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कोई पिटीशन ये फाइल हुई है, तो ऑफ कोर्स उसको ट्रांसफर करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास तो होता ही है। ये तो हमको हमेशा समझ में आती है। इस ट्रांसफर के अधिकार में देखिए क्या ये कौन-कौन सी पावर्स हाई कोर्ट के पास होंगी ये समझ लेते हैं। हाई कोर्ट के पास सबसे पहले पावर होगी ट्रांसफर करने की। जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास मैटर है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर कर दे हाई कोर्ट, ये इस तरीके से पावर होगी। और दूसरी पावर है रीट्रांसफर, यानी जिस दूसरे गैर जज के पास डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर किया था उससे दोबारा वापस लेके जो पहले वाला जज था जिससे ओरिजिनली ट्रांसफर करी थी ये इलेक्शन पिटीशन उसके पास वापस भेजे। तो ये पावर जो है ये हाई कोर्ट के पास होती है। अच्छा, ये हाई कोर्ट कब एक्सरसाइज कर सकता है पावर, ये भी यहाँ पे ऊपर दे रखा है। या तो ये किसी एप्लीकेशन पे एक्सरसाइज कर सकता है ये पावर, या ये क्या कर सकता है स्वयं खुद भी अपने आप ही ये कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब जब ये एप्लीकेशन पे करेगा तो इसको नोटिस देना अनिवार्य होगा, ये बहुत जरूरी होगा इसके लिए। लेकिन अगर ये स्वयं कर रहा है तो नोटिस देना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये पावर बताती हैं हाई कोर्ट की इलेक्शन पिटीशन के रिगार्डिंग जब इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है। इलेक्शन पिटीशन क्या होती है, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली क्या कभी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है जिसमें एक कैंडिडेट जीत जाता है दूसरा हार जाता है, बहुत सारे हार जाते हैं। तो उसमें से एक आदमी ये कोई जो है कोई एलिगेशन लगा दे कि ये जो आदमी जीता है ये गलत तरीके से जीता है, इसने कुछ गलत काम करके ये जो है वोट्स अर्जित करें। उस तरीके का अगर डिस्प्यूट होता है, अगर जो कोई डिस्प्यूट जन्म लेता है तो वो जो है डिस्प्यूट वो इलेक्शन पिटीशन कहलाते हैं। और इलेक्शन पिटीशन किसके सामने? डिस्ट्रिक्ट जज के सामने फाइल होती है। तो अभी तक हमने ऊपर सब क्लॉज 1 में देखा हाई कोर्ट की पावर क्या है। अब किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या है, वो इलेक्शन पिटीशन आई और इलेक्शन पिटीशन वो सुन रहा है। तो वो सुन क्या रहा है, वो उसके पास आई है, तो उसके पास क्या पावर्स हैं? तो उसके पास देखिए एज ऊपर वाले हाई कोर्ट की पावर्स की तरह दोनों पावर्स वो तो सेम ही है। कौन सी? ट्रांसफर की। वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अब वो ट्रांसफर किसे करेगा? अपने से छोटे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को करेगा, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वो ट्रांसफर करेगा। और अगर एक बार उसने ट्रांसफर कर दी है किसी एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से किसी दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, तो वो क्या है रिट्रांसफर भी कर सकता है, यानी दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसको ट्रांसफर करी थी उससे वापस लेके मैटर पहले वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वो भेज सकता है। तो ये दोनों पावर्स तो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे हाई कोर्ट की पावर थी, बिल्कुल सेम सी होगी। एक जो बहुत अलग और बहुत डिफरेंट तरीके की पावर जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है और जो एक्स्ट्रा होती है हाई कोर्ट से, वो ये है कि ये क्या है उस मैटर को ट्रांसफर करके अपने पास ही बुला ले वो मैटर, और वो मैटर अपने पास बुला के खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल पावर होती है। इसका लॉजिक समझ लीजिए। देखिए बेसिक जुरिडिक्शन क्या होता है, बेसिक जुरिडिक्शन इलेक्शन पिटीशन की किसके पास? डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही होती है। तो वो तो हमेशा डिस्पोज ऑफ कर ही सकता है, लेकिन ये बेसिक जुरिडिक्शन डिस्पोज ऑफ करने की हाई कोर्ट के पास नहीं होती। हाई कोर्ट के पास क्या होता है? सिर्फ सुपरिटेंडेंस की पावर होती है। तो इसी चक्कर में ये पावर जो है यहाँ पे इनमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि एक ट्रांसफर कर दी गई है पिटीशन कहाँ से? एक डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज को, या एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, अपनी अपनी पावर्स में हाई कोर्ट के द्वारा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। जब इस तरीके से ट्रांसफर किया गया है तो जब नए जज के पास जब वो मैटर पहुंचता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो ये कह रखा है जनरल नियम ये है कि जो है वो जहां से भी वो मैटर उसको मिला वो वहीं से ही स्टार्ट करेगा। उसका कोई उसको ये पाबंदी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करे, मैटर को दोबारा से सारा का सारा सुने। तो ये जनरल बात क्या रखी है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी रखा है। ये एक्सेप्शन क्या कहता है इसको भी हमको समझना जरूरी है कि देखिए कोई मैटर जो है कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होके किसी के पास पहुंचा और उसने भी क्या है वहीं से उसने उसने सुनना उस मैटर को शुरू कर दिया जहां से उस मैटर को विड्रॉ किया गया। अब जब ये जो सुनना शुरू किया, इसको बीच में लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा विटनेस है जिसको मुझे दोबारा सुनना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए या इसको दोबारा री एग्जामिन करना चाहिए। तो ये जो है क्योंकि ऑलरेडी प्रोसीडिंग हो गई है, तो क्या इस तरीके की पावर इस्तेमाल कर सकता है ये आदमी? तो यहाँ पे यही कह रखा है कि ये जो है जिस आदमी नया जज है जिसके पास ट्रांसफर होके गया है मैटर, ये ऐसा कर सकता है। ऑफ कोर्स ये रिकॉल भी कर सकता है और री एग्जामिन भी कर सकता है, और जो पुरानी चीजें हैं उनको दोबारा वहां से रीओपन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पावर है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये जो होती है ये जिसके पास ट्रांसफर किया गया मैटर है उसके पास होती है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन आपका जो 43C है वो क्या कहता है। 43C कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन को रेसिड्यूरी पावर्स दे रखी हैं, कुछ बची सूची पावर्स दे रखी हैं। कहने का मतलब ये क्या है, जब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर जो सिचुएशंस यहाँ पे नहीं बता रखी हैं, जो इस एक्ट में नहीं बता रखी है, ना ही कहीं रूल्स में बता रखी हैं, तो उनको उनके बारे में जो है उनके बारे में कोई निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का होगा। ये बात यहाँ पे बता रखी है कि जहां भी वैक्यूम होगा इस एक्ट में, जहां चीजें नहीं बता रखी होंगी, वहां स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स में खुद एक ऑर्डर देके उन चीजों को जो है डिसाइड कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे बता रखी है। कुछ इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए मोटे मोटे तौर पे तो देखिए यहाँ एक्ट में और पूरे पूरे रूल्स में कहीं ये नहीं दे रखा हो कौन सी डेट को क्या है नॉमिनेशन फाइल करोगे, कौन रिटर्निंग ऑफिसर होगा, ये सब चीज नहीं दे रखी होंगी। तो ऑफकोर्स ये कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। और कैसे करेगा, ऑर्डर पास करके, एक ऑर्डर पास करेगा उसके तरीके से करेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट, इन सारी में सिर्फ मैं एक डिस्कस करूंगा पावर, जो है इक्वालिटी ऑफ वोट्स। जब सोचिए क्या बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और उसमें दो कैंडिडेट की बराबर, दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स की बराबर वोट आ जाती है, बिल्कुल बराबर बराबर आ गई, तो उसको उस सिचुएशन में कैसे जो है क्या कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन आदमी जीता है। तो उसका डिसीजन भी कौन लेता है, उसका डिसीजन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन लेता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में और कहीं ना कहीं इस एक्ट के रूल्स में ऐसी कोई सिचुएशन का आंसर नहीं दे रखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके बारे में तो सब ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स जो नहीं दे रखी बताई है तो उनके पास में तो ऑर्डर करके बताएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। इसी के बाद सेक्शन 43D है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अगर प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ यहाँ इस चैप्टर सब चैप्टर में क्या प्रेसिडेंट की बात होनी चाहिए थी और वाइस प्रेसिडेंट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये ओथ वाले मैटर में क्या है, यहाँ मेंबर्स के बारे में भी बात कर रखी है। तो होनी है कहाँ, इससे पहले वाले सब चैप्टर में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी बात कर रखी है, तो हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे और समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट और मेंबर क्या जिद पे अड़ जाए कि हमें ओथ नहीं लेनी, ठीक है, हम जो है, हम तो पब्लिक ने हमें चुना है, हमें ओथ की क्या जरूरत, हमने तो हमें पब्लिक का मैंडेट मिल चुका है, हमें ओथ की जरूरत नहीं। अगर इस जिद पे अड़ जाए प्रेसिडेंट और मेंबर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इस बारे में बताएगा। अभी हम देख लेते हैं सब क्लॉज 1 क्या है। सबसे पहले ये ओथ की बात करता है। तो ओथ क्या है, किन चीजों पर ओथ ली जाती है, कंटेंट्स क्या होते हैं ओथ के, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले ओथ में ये कहा जाता है कि मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ रखूंगा और अपनी एलिगेंस कर रखूंगा, मैं अपना भरोसा रखूंगा किस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात ये कही जाती है जो भी ओथ लेता है। दूसरा ये कहता है मैं सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी पे भी क्या है, मैं पूरा का पूरा अपहोल्ड करूंगा, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ये भी मेरा फर्ज होगा। तो इस तरीके की बात भी जो मेंबर है और प्रेसिडेंट है वो कहता है। इसी के बाद वो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटीज को पूरा अपने जो है जो फेथफुली और कॉन्शियसली डिस्चार्ज करूंगा, जो भी मेरी ड्यूटीज होंगी। तो ये तीनों चीजों को, ये कंटेंट्स होते हैं उसके ओथ के, जिसको उसको लेना होता है। लेकिन अगर सोचिए वो क्या है, जो है अपनी सीट लेने से पहले, सीट लेने से पहले ये जो है ओथ नहीं लेता तो क्या होगा। तो सीट लेने से पहले यहाँ पे इस कॉन्सिक्वेंस बता रखा है सब क्लॉज 2 में कि अगर विद इन 3 मंथ्स या फिर 3 मीटिंग्स या 3 महीने के अंदर अंदर इस आदमी ने, जो भी ये प्रेसिडेंट है, जो भी ये नया मेंबर है, जो ये इलेक्ट होके आए, इन्होंने क्या किया, इस इतने 3 महीने के अंतराल में कोई शपथ नहीं ली और ये आड़े हुए हैं कि मैं तो हम नहीं लेंगे या फिर भूल गए, तो इसका परिणाम ये होगा कि ये जो है और क्या है, इसी के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इस तारीख को एक्सटेंड नहीं किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं जेन्युइन कोई कारण हो इस वजह से 3 महीने तक ये ओथ ना ले पाए हो। सोचिए प्रेसिडेंट क्या है, बीमारी हो गया हो, तो वो 3 महीने क्या, उसको 6 महीने लग गए हो बीमारी से रिकवर करने में, तो इस सिचुएशन में क्या वो उसकी जो है सीट वेकेंट मान ली जाएगी, नहीं। तो इस सिचुएशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा और उस टाइम को एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर जो इस तरीके की कोई चीज उसने नहीं करी है प्रेसिडेंट ने या मेंबर ने, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगी कि वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा और उसकी सीट को क्या वेकेंट मान लिया जाएगा।
अब क्या होगा, अब उसकी सीट जो है वो खाली मान ली जाएगी और वो क्या होगा, उसकी पोजीशन जो है वो सीट जो है डीम्ड टू बी वेकेंट, वेकेंट है नहीं एक्चुअली, लेकिन उसको मान लिया जाएगा, डीम्ड वेकेंट मान लिया जाएगा कि भाई ये आदमी जो है ओथ नहीं ले रहा, तो इसके साथ ये काम हम लोग एज अ एक तरीके से इसकी सजा हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, सब क्लॉज 3 देख लेते हैं। इसी के बाद एक और ये कॉन्सिक्वेंस है कि आदमी ओथ नहीं ले रहा अगर जो ऊपर दिए गए नई प्रोविजंस में, तो वो उसके ऊपर एक और जो है एक और ऑब्लिगेशन डाल दी गई है कंधों पे कि वो क्या है, सीट पे नहीं सीट नहीं लेगा, किसी भी मीटिंग में बैठेगा नहीं, और इसी के अलावा कोई एक्ट भी नहीं करेगा कहीं, मतलब कोई एक्ट भी नहीं करेगा एज अ जो भी मेंबर या प्रेसिडेंट है वो कहीं भी इस तरीके से एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वो ओथ नहीं ले लेता। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट होने के बाद उसको जो पावर का मजा जो आता सीट पे बैठने के बाद, मीटिंगों में बैठने के बाद और जो कुछ एक्ट्स करने से, वो सब मजे ये नहीं ले पाएगा क्योंकि इसने ओथ और एलियनेंस कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं ली। ठीक है, इसी के बाद सेक्शन 44 ये देख लेते हैं क्या कहता है। 44 एक ए जो है वो कहता है कि अगर कोई डेथ हो जाती है, कि रेजिग्नेशन वगैरह हो जाता है, तो क्या है, देखिए ये क्या है, ये डिसोल्यूशन नहीं है, ये क्या है, कैजुअल वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ डिसोल्यूशन नहीं हुआ, तो डिसोल्यूशन अगर होगा, अगर डिसोल्यूशन होगा तो वहाँ एक अलग तरीके से चीज होती है, लेकिन अगर जो कैजुअल वैकेंसी होगी तो उस सिचुएशन में यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन दे रखी है जो भी इसकी सीनियर अथॉरिटी है उनको ऑब्लिगेशन दे रखी है कि अगर प्रेसिडेंट जो है, खासकर प्रेसिडेंट की कोई ना कोई रेजिग्नेशन से या फिर डेथ से उसकी सीट खाली हो जाती है, तो उसको विद इन 3 महीने के अंदर ही भरा जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ टाइम पीरियड क्या है, 3 महीने, ये इंपॉर्टेंट है, 3 महीने। आप कंपेरेटिव अगर जो थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखेंगे, अगर ग्राम पंचायत में देखेंगे तो वहां हर चीज का टाइम पीरियड 6 महीने है, पर्टिकुलरली वहां पे ना दे रखा हो वो बात अलग है, लेकिन वहां मैक्सिमम हर चीज में टाइम पीरियड जो है 6 महीने स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है। यहाँ उस टाइम पीरियड को अगर आप कंपेयर करके देखें थोड़ा कम है, 3 महीने रह गया। तो ये 3 महीने का थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, एक्चुअली क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी एक बड़ी चीज होती है, वहां पे प्रेसिडेंट का पद जो है वो बहुत ज्यादा दिन तक खाली नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, सिग्नेचर्स करने होते हैं, बहुत सारी चीजों को पास करना होता है, रिजोल्यूशन पास होने होते हैं, उन रिजोल्यूशन मीटिंग्स में बैठना जरूरी होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक ना हो चीजें, तो वो होती रहनी चाहिए, इसी के लिए 3 महीने के अंदर अंदर आप इस वैकेंसी को प्रेसिडेंट की फिलअप कर देंगे। इसी तरीके से हम देख लेते हैं टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का। तो जनरली देखिए, जैसे मेंबर्स के बारे में हम लोगों को कहीं पहले प्रोविजंस में ये बताया गया था कि उसका टर्म जो है म्युनिसिपैलिटी के साथ एक्सपायर होगा, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जो है टर्म जो है क्या, ये तो जनरल रूल है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें कि ये इस टर्म से पहले भी क्या है, ये जो इनका ऑफिस है या ये इनका जो पद है वो क्या है, हद से हटाए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली दे नहीं रखा है यहाँ पे कैसे हटाए जा सकते हैं, वो क्या है, रिमूवल से भी हटाए जा सकते हैं और डिसोल्यूशन से भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों परिस्थितियों में वो जो है उनका अपने पूरा टर्म पूरा करने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। तो इसी वजह से जब कहा जाता है कि इनकी टर्म फिक्स्ड है, तो हम कहते हैं नहीं, फिक्स्ड नहीं है इनकी टर्म, इनकी जो है फ्लक्चुएटिंग टर्म होती है, डिपेंडिंग कि इन्होंने कोई जो है इनका रिमूवल नहीं हुआ है और इनके म्युनिसिपैलिटी का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक और अलग टर्म होती है, क्या होती है, जब जो कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, कोई प्रेसिडेंट मर जाता है या रेजिग्नेशन वगैरह कर देता है, अब उसने 5 साल की पूरी टर्म पूरी करनी थी, अब सोचिए 3 साल में ही उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो जो नया आदमी विद इन 3 मंथ्स के अंदर चुना जाएगा, जो नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा, तो उसकी टर्म कितनी होगी, तो उसकी टर्म जो है यहाँ ये साफ साफ बता रखी है कि उसकी टर्म जो होगी वो मात्र 2 साल की होगी, यानी रिमाइंडर टर्म की होगी, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 5 साल में से उतने की होगी और रिमाइंडर टर्म होगी। तो अगर आंसर अगर आपको लिखना हो कि टर्म कितनी होती है प्रेसिडेंट की, तो आप सीधे सीधे सिर्फ ये नहीं लिख सकते 5 साल, आपको थोड़ा इलेबोरेट करके आंसर लिखना पड़ेगा, और उस इलेबोरेटेड आंसर में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जब वैकेंसी होती है कोई, तो उस सिचुएशन में क्या है, रिमाइंडर टर्म के लिए जो नया प्रेसिडेंट आता है वो रिमाइंडर टर्म ऑफ द प्रीडिसेसर उतना ही सर्व करता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी के बाद है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन समझ लेते हैं, रिजाइन कर सकता है, देखिए ऑफकोर्स उसकी राइट है, वो रिजाइन कर सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर दिया गया है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है, वो जो अपना रेजिग्नेशन होता है वो किसको एड्रेस करता है हमेशा, किसके नाम पे लिखता है अपना रेजिग्नेशन, वो लिखता है स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे। लेकिन जैसा आपने मेंबर में देखा वही सेम इसी यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन क्या करता है वो डिलीवर किसके यहाँ करेगा, वो जो रेजिग्नेशन रिटन रेजिग्नेशन है वो डिलीवर करेगा जो आपका वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसको देगा, उसके यहाँ हैंड ओवर करके आ जाएगा। अब उसके बाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस रेजिग्नेशन की एक कॉपी जो है वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट, जो भी इन्फॉर्म तो खैर नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अब एक कॉपी जो है इसकी फॉरवर्ड कर देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब जब ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, उसके बाद की प्रक्रिया देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या जो ये प्रेसिडेंट जैसे रेजिग्नेशन देता है, क्या ये जो है इमीडिएट इफेक्ट से इसका लागू हो जाता है, क्या प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन दिया इमीडिएट इफेक्ट से हो जाता है? तो ऐसा ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं होता है। एक्चुअली पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के यहाँ गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा। स्टेट गवर्नमेंट जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर देती और उसको क्या किसको म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म नहीं कर देती इस बात के बारे में, तब तक क्या है प्रेसिडेंट जो है उसकी पोजीशन खाली नहीं मानी जाएगी, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसी के बाद जो है उसकी पोजीशन को खाली माना जाएगा। तो ये जो है थोड़ा प्रोसीजर एस्पेक्ट हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।